मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। स्टूडेंट्स, आज हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। ये पार्ट 2 आज आपके सामने है। पार्ट 1 में विद्यार्थियों ने देखा तो बड़ी ही तारीफ़ किया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। इस चीज़ के लिए उन्होंने बड़ा ही एक अचंभा प्रस्तुत किया कि सर ये चैप्टर इसके पहले कभी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया। जो पुराने स्टूडेंट्स थे, 12th पास आउट थे, उन लोगों ने कॉल भी किया, बताया कि गुरुजी इसके पहले ये चैप्टर इसके बेहतर समझ में नहीं आया था। तो हमने कहा कि भाई देखिए, जब सामने कोई चुनौती हो तो काम करने का मज़ा कुछ बेहतर ही आता है। मैंने कहा कि डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक समझाने में मुझे बड़ा ही बोरिंग महसूस होता था, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कोई सामने चुनौती होती नहीं है, सीधे सॉल्व करना है और सबको आना है उसको। हाँ, कुछ विद्यार्थी थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो थोड़ा सा देर में समझते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थियों के सामने ये शिकायत आती है कि कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे टॉपिक्स को समझाने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और सबसे बेहतर महसूस होता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को कुछ सिखाने में सफल हो पा रहे हैं। आज फिर ऐसे क्वेश्चंस की ओर हम चल रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक फंक्शन दिया गया f(x = sin x), कहा गया है इसके 3 पार्ट हैं। x बिलोंग्स 0 to π/2 के लिए निरंतर वर्धमान है, x बिलोंग्स π/2 to π के लिए निरंतर ह्रासमान है, और x बिलोंग्स 0 to π के लिए ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान है। वैसे तो फ़िलहाल इस क्वेश्चन को मैंने पहले वीडियो में जब कॉन्सेप्ट बता रहा था उस समय ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि इसके 2 तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सीधे आप फंक्शन sin x का सीधे आप ग्राफ बना लें। आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है। आप जानते हैं साइन फंक्शन का ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे। ये 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे 3π/2 और 2π, इस प्रकार से जाता है ये ग्राफ। आप देखें कि 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब 0 से π/2 की पोजीशन में ये निरंतर वर्धमान की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि निरंतर वर्धमान की कंडीशन को सत्य सिद्ध कर रहा है। इसके अलावा π/2 से पाई पे अगर आते हैं, यानी कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की बात की जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं कि फंक्शन बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर सीधे फंक्शन ये क्या नाम है x एक्सिस के रिलेटिव इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये निरंतर ह्रासमान फलन कहा जाएगा। इसके अलावा 0 to π, ये तो 2 पार्ट आपके समझ चुके हैं आपने। ये π/2 से पाई के लिए निरंतर ह्रासमान, ये भी समझ चुके हैं आप। मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का होना स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग करता है, वही फंक्शन किसी दूसरे इंटरवल में डिक्रीज करता है। तो इस बात को समझाया जा चुका है। तो तीसरा पार्ट 0 to π की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात को अगर मैं करूँ तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ से लेके इस इंटरवल के लिए पहले बढ़ रही है ऊंचाई, फिर इससे नीचे के लिए ऊंचाई घट रही। तो इसका मतलब इस इंटरवल में कोई एक बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा चुकी है। तो इस वजह से ये फंक्शन 0 to π के इंटरवल में न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। इसके अलावा ये तो एक मेथड आपने देख लिया है। इसका सेकेंड मेथड है कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफ्रेंशिएशन sin x का cos x होता है। आप जानते हैं cos फलन
पहले चतुर्थांश यानी कि 0 to π/2 के लिए पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये वर्धमान हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। दूसरे चतुर्थांश के लिए ये कोसाइन फंक्शन निगेटिव होता है, यानी कि निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। पहले से दूसरे के लिए यानी कि इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो कोसाइन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक के लिए तो पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए निगेटिव। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई एक बात नहीं कही जा सकने की वजह से फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग और ना डिक्रीजिंग कहा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के आपने कितने तरीके से समझा? 2 तरीक़ों से आपने इसको समझ लिया है। आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की। कहा गया है कि f(x) = दिस, शायद कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन निरंतर ह्रासमान होगा या निरंतर वर्धमान होगा। मैंने क्वेश्चन पूर्ण रूप से लिखा तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबको समझ में आ जाएगा हल करने के बाद। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that f(x) यहाँ पे केवल हो जाएगा माइनस का x², यहाँ पे -1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद x² + 1 हो जाएगा। आप कंसीडर करें कि ये क्वांटिटी, ये जिसको मैंने राउंड में ले रखा है, यहाँ पे बाहर निगेटिव लगा हुआ है। जो क्वांटिटी मैंने राउंड में ले रखा है, क्या ये क्वांटिटी कभी भी निगेटिव वैल्यू देगी? कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकती। ना तो ये 0 ही देगा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। x = 0 के लिए 0 बन जाएगा, लेकिन ये 1 अगर एडिशन में है तो ये हमेशा क्या दे रहा है? ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। मैं ध्यान से फिर से एक बार आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये ऐसे टॉपिक है, यहाँ पर अध्यापक को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो समझने का प्रयास करें कि ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी कभी भी 0 या निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जब अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी के बाहर अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा ये वैल्यू कैसी होगी? पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, x के किसी भी वास्तविक x का किसी भी वास्तविक मान के लिए f(x) = निगेटिव, अतः दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान होगा, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया गया है, f(x) = log sin x दिया गया है, और आपकी बुक में कहा गया है कि इसे सिद्ध कीजिए कि ये फलन निरंतर ह्रासमान है, जो कि गलत लिखा गया है, गलती से छप गया है। इसका सही तरीका मैं आपके सामने इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि चौथे का जो सेकेंड पार्ट है f(x) = log sin x, कहा गया है कि 0 to π/2 के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और π/2 से π के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है हमारे पास। सबसे पहला काम, फंक्शन को फटाफट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। f(x) = ये 1/sin x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता है, तो इसका मतलब क्या निकला? ये cot x। विद्यार्थी अगर डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन ठीक से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं सिखा पाऊँगा। तो f(x) यहाँ पे क्या निकल के आया है? cot x निकल के आया है। अब काट फलन की जब बात करता हूँ तो काट फलन देखता हूँ कि यहाँ पे क्वाड्रेंट पे समझाना चाहता हूँ, और आसान तरीका है। 0 से π/2 के लिए tan या cot फंक्शन कैसा रिजल्ट देता है? cot फंक्शन फिलहाल कैसा रिजल्ट देता है? पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये यहाँ पे 0 से π/2 से π के लिए cot फंक्शन कैसा रिजल्ट देता है? ये निगेटिव रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है 0 से π/2 के लिए यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, और π/2 से π के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने यहाँ पे कहा है और जो मैंने लिखा है वही आपको यहाँ पे सब कुछ लिख देना है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, f(x) = 2x³ - 3x। कहा गया है कि ऐसे इंटरवल ज्ञात कीजिए जहाँ पर ये फंक्शन निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है।
तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ये। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x implies that f डैश x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6x² माइनस 3। यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2x² माइनस 1। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट तो नहीं, वैसे सॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, चूँकि आपकी बुक है तो बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताना होगा हमको। और ये लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x है सारी। 2x² माइनस 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4x माइनस 3। अब सही हुआ ये। अब आप देखें कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो पूछा गया किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, तो इसको समझना बहुत आसान है। 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3/4 यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर आप जानते हैं इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स का। यहाँ पे क्या निकल के आया है, x इक्वल्स टू 3/4। 3/4 को कहीं पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3/4 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। 3/4 से बड़ी वैल्यू, अब बड़ी वैल्यू आप बटे में ना समझने का प्रयास करें। आप कोई भी इंटीजर ले लें, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे मैं 3/4 से बड़ी मैंने कहा तो आप जानते हैं 2 3 4 5 है। 3/4 का मतलब 0.75 हुआ। 0.75 से बड़ी वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है कि आप बटे में लें, कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बड़ा का मतलब बड़ा होता है। चलिए 3/4 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिया या 2 ले लिया, चलिए जैसे 2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका मतलब 3/4 से बड़े मानों के लिए, इनफाइनाइट तक के मानों के लिए ये पॉजिटिव रीजन कहा जाएगा। इसके बाद मैंने आपको पहले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। 3/4 से छोटे मानों के लिए ये निगेटिव होगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक कैलकुलेशन की आवश्यकता आपको होती है बस। तो आप देख रहे हैं, अतः x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट 3/4, और इस पे हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल इस पे तो आता है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कही गई है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं करना है। तो माइनस इनफाइनाइट 3/4, तो फलन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस प्रकार से। आगे अगर हम बात करेंगे और x बिलोंग्स, यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4 टू इनफाइनाइट की बात अगर की जाए तो आपने देखा कि यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन क्या मिल रहा है, तो फलन यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग, नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग। तो ये पूरा कंप्लीट होता है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, समझना आपको थोड़ा थोड़ा सा है, ज़्यादा कोई विशेष चुनौती नहीं है आपके सामने। इस क्वेश्चन पे आता हूँ। 6a(f(x) इक्वल्स टू, ये कहा गया है और कहा गया है कि वो इंटरवल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इस प्रकार से होगा, ये f डैश x इक्वल्स टू 2x + 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद x + 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट केवल एक मिला है, यानी कि x इक्वल्स टू -1। इसको आप 0 कंसिडर करेंगे तो x इक्वल्स टू -1 होगा। और यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे -1 आप कंसिडर कर सकते हैं। और -1 से बड़ी वैल्यू अगर आप रख के देखें तो देखें ये क्या दे रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। -1 से बड़ी वैल्यू का मतलब आप 2 4 कुछ भी रख सकते हैं। इसके लिए ये पॉजिटिव दे रहा है और इसके बाईं ओर के हिस्से को यहाँ पे निगेटिव रीजन मिलेगा, तब कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखूँगा x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट -1। ऐसे स्ट्रिक्टली की बात की गई है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे।
तो फलन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा निगेटिव रीजन पे। यदि x बिलोंग्स -1 इनफाइनाइट, तो फलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। पूर्ण रूप से एक एक बात आपके समझ में आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, बी पार्ट मैंने छोड़ रखा है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पे भी हमको इंटरवल कैलकुलेट करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर वही पुरानी बात, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये -6x² -18x -12। यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा x² प्लस 3x और +2 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करते हैं। तो -6 तो बाहर लिखा है, x² ये हो जाएगा +x प्लस हो जाएगा 2x + 2, -6 बाहर बना है, x कॉमन लेने के बाद x +1 प्लस का 2 कॉमन लेने के बाद x +1 हो जाएगा। -6 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे जो फैक्टर बन रहे हैं x +1 और x +2, ये फैक्टर बन रहा है। लेकिन निगेटिव की वजह से यहाँ पर कुछ बदलाव समझ में आपको आना चाहिए। आइए यहीं पे सॉल्व करता हूँ इससे। ये माइनस इनफाइनाइट है और ये यहाँ पे क्या है, इसको प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे लिया जा रहा है। आप देखें कि अगर इस फैक्टर को 0 कंसीडर करूँगा तो x = -1 आएगा, -1 को यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, और इससे x = -2, तो आप जानते हैं -2 इसके लेफ़्ट साइड में होने वाला है। अब -1 से बड़े मान के लिए इस वैल्यू को क्या कहेंगे आप, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? -1 से बड़े मान के लिए, -1 से बड़ा का मतलब 1 ले सकते हो। अब 1 से बड़े के लिए इस वैल्यू को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव में मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से निगेटिव वैल्यू दे देगा, यानी कि इससे राइट साइड के लिए ये निगेटिव होगा, फिर अल्टरनेट हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से। कोई समस्या नहीं है इसको समझने में निगेटिव होने की वजह से। अब यहाँ पर निगेटिव आप देख रहे हैं कि 2 इंटरवल में निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो लिखूँगा यदि x बिलोंग्स, इनको जब 2 इंटरवल को जोड़ने का नियम यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या है इसको समझना पड़ेगा। -∞ -2 यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाऊंगा, यूनियन -1 to इनफाइनाइट के लिए आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव मिल रहा है, यानी कि इसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पर विद्यार्थी लिख लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यदि इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा रिजल्ट, और यदि x बिलोंग्स -2 से -1 के अंदर की जो वैल्यूज़ होंगी उनके लिए ये फंक्शन हमेशा क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी कि -2 -1। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे लिखा जा चुका है कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे लिखने का रिजल्ट लिखने का तरीका इस प्रकार से आपको बहुत आसान तरीके से बताया जा चुका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और कहा गया है f(x) = x² - x + 1 एक फंक्शन दिया गया है, और कहा गया है कि ये फंक्शन 0 to 1 के इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ज़रा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f(x) = 2x - 1 हो जाएगा। एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि f(x) 0 रखा जाता है, यानी कि 2x - 1 = 0। यहाँ पे निकल रहा है x = 1/2। चलिए एक नंबर लाइन पे इस इंटरवल को और इस क्रिटिकल पॉइंट्स को सबको रिप्रेजेंट करता हूँ एक नंबर लाइन पे। ये इनफाइनाइट और यहाँ पे -∞। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1/2 निकल के आया है, और जो इंटरवल पे डिस्कशन करना है वो इंटरवल हमारा है 1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। इस प्रकार से हो गया।
तो 1 से 0 के बीच में अगर फंक्शन को देखें तो 1/2 से बड़े मान के लिए फंक्शन क्या दे रहा है, ये वाला फंक्शन क्या दे रहा है। 1/2 से बड़े मान का मतलब आप 1 कंसीडर करें, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा। x का मान 1/2 से बड़ा का मतलब आप 1, 2 कुछ भी कंसीडर करें। तो आप देखें अगर 1 रखेंगे तब भी ये निगेटिव मिल रहा है, निगेटिव मिलने सॉरी पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिलने का मतलब इतने इंटरवल में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल सही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, यहाँ पे ऐसे इतना का लिखूँगा। इतने इंटरवल में क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। इसके अलावा इस इंटरवल में क्या दे रहा है, ये निगेटिव दे रहा है। भाई 1/2 से छोटे मान के लिए आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दे रहा है ये। अब कहा गया है 0 to 1 के लिए क्या होगा, 0 to 1 के इंटरवल में क्या होगा, ये आधे में निगेटिव और आधे में पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन इस दिए गए इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग और ना डिक्रीजिंग है। कोई समस्या नहीं होगी, पूर्ण रूप से समझ में आने वाली बातें हैं, सब कुछ कंप्लीट। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा कि अतः दिए गए अंतराल में फलन ना, या फिर पूरा डिस्कशन लिख दें जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि 1/2 से बड़े मान के लिए पॉजिटिव, 1/2 से छोटे मान के लिए निगेटिव। बता दिया गया फलन दिए गए इंटरवल x बिलोंग्स 0 to 1 के लिए ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। कहा गया है कि इस दिए गए फंक्शन के लिए वो इंटरवल बताइए जहाँ पर कि यह दिया गया फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत आसान तरीका है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट f डैश x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 72। इसको सॉल्व करूँगा और ये रिजल्ट यहाँ पे 6 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा x² माइनस x माइनस, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आगे बढ़ूँगा। 6 तो कॉमन है ही, यहाँ पे फैक्टराइज करने वाला हूँ तो x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x कॉमन लूँगा इन दोनों पे तो ये हो जाएगा x कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 प्लस का 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 4, ऐसे हो गया। ये 6 तो कॉमन पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लिखिए या ना लिखिए। यहाँ पे फ़िलहाल मैं लिखता चल रहा हूँ x माइनस 4 और x प्लस 3। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए जब आप इसको 0 कंसीडर करेंगे तो 4 मिलेगा, अगर इसको 0 कंसीडर करेंगे तो -3 मिलेगा। इसका मतलब इस प्रकार से क्रिटिकल पॉइंट्स इस नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर -3 रिप्रेजेंट कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू को डिस्कशन करूँगा। यहाँ पे विद्यार्थियों को बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई ये नहीं कह सकता कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया या फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में ना आए तो फिर से कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कह रहे हैं तो आपको कमेंट में नहीं लिखना है कि समझ में नहीं आया। कई बार समस्याएं हो सकती हैं, आपकी कोई निजी समस्या हो सकती है, कोई चीज़ आप नई सोच रहे हो तब भी आप हो सकता है आप हमसे डिस्कशन करें, तो उसके लिए भी आप हार्दिक स्वागत है आपका। तो 4 से बड़े मान के लिए आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव देगा। उसके बाद जितने भी इंटरवल हैं वो सब अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव देने लगते हैं। तो यहाँ पे लिख लूँगा x बिलोंग्स -3 4 ओपन इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके लिए निगेटिव लिखा गया है। यदि x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट टू -3 यूनियन यहाँ पे 4 टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव रीजन को दिखाया गया है, यूनियन के जरिए इन दोनों को जोड़ने का ये नियम बताया गया है। या फिर इसी रिजल्ट को लिखने का एक तरीका और हो सकता है, इस वाले रिजल्ट को लिखने का। इस रिजल्ट को यहीं पे लिखते हैं, या x बिलोंग्स रियल नंबर -3 to 4 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर कहीं इस तरीके से रिजल्ट लिखा है तब भी आप ये ना समझें कि ये तरीका तो हमको बताया नहीं गया, नहीं समझ में आएगा, तो मैंने रिजल्ट लिखने का ये तरीका भी आपको बता दिया है। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। fx = log 1 + x - 2x/2 + x, और कहा गया है कि x ऑलवेज ग्रेटर दैन -1। कहा गया है कि इस इंटरवल के लिए सिद्ध कीजिए कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, या फिर हमको याद नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है, हमेशा इंक्रीजिंग होगा कि हमेशा डिक्रीजिंग होगा, जो भी होगा निकल के आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में आप देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वोशिएंट रूल यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that f' x = log 1 + x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x केवल होगा। -2 यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे रूल जो आता है वो होता है हर, यानी कि डिनोमिनेटर, इंटू ddx ऑफ अंश, यानी कि न्यूमरेटर, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन, माइनस अंश यानी कि x यानी कि न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 2 + x। इस प्रकार से टोटल के अपान में 2 + x होल स्क्वायर। आप देखें, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक, कोई समस्या नहीं आती है। क्योंकि बहुत विधिवत तरीके से इस वजह से समझा रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी अभी नया डिफ्रेंशिएशन सीखे हैं, तो हो सकता है किसी को ऐसी छोटी बहुत समस्या आती हो, तो वो समस्या आप यहाँ से भी दूर कर सकते हैं। 1/1 + x - 2 यहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पे 2 + x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, -x, और 2 + x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1 ही होगा, उसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 + x होल स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, x से x कैंसिल्ड आउट हो जाता है। आगे सॉल्व करूँगा और लिखूँगा इस प्रकार से, 1/x + 1, और ये हो जाएगा -4/x + 2 होल स्क्वायर। बिल्कुल भी आसान है, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है समझने में। हाँ, रिजल्ट कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए, इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए बढ़ता हूँ, उम्मीद है कि सही है। यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा, ये x + 2 होल स्क्वायर -4x + 1 अपान में हो जाएगा x + 1, और ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर। इस न्यूमरेटर की क्वांटिटी को पूर्ण रूप से यहाँ पर सॉल्व करने की आवश्यकता है। x² + 4 + 4x -4x -4, सब बिल्कुल आसान हो गया, देख रहा हूँ, अपान x + 1 और x + 2 होल स्क्वायर। अगला स्टेप x² अपान x + 2 होल स्क्वायर इंटू x + 1, इतना हो गया। मैं इसी को बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, x² इंटू x + 1 अपान x + 2 और x + 1 का होल स्क्वायर। इस स्टेप से इस स्टेप में मैंने x + 1 को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त किया है। आप देखें कि इतनी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी जीरो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आपका डोमेन दिया गया, कहा गया है x > -1। x > -1 के लिए इतनी क्वांटिटी कभी भी निगेटिव या जीरो भी नहीं हो सकती।
इसका मतलब बचा क्या यहाँ पे, केवल एक फैक्टर बचा x+1। अब x+1 में अगर आप देखें x का मान हमेशा, चलिए यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए तब ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं आप। ये माइनस इनफाइनाइट हुआ, यहाँ पे -1 केवल आएगा बस नंबर लाइन पे, और -1 से बड़े मान के लिए ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलेगी। और -1 से सॉरी ये -1 है, और -1 से छोटे मान के लिए ये निगेटिव मिलने वाला है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। -1 से बड़े मान का मतलब +1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। इसके लिए पॉजिटिव मिल रहा है, इसके लिए निगेटिव मिल रहा है। आप देखें जो इंटरवल आपको पहले से दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, x ग्रेटर दैन -1। x ग्रेटर दैन -1 का मतलब इस प्रकार से अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं, इसके लिए फंक्शन हमेशा क्या होगा, f' की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन अपने दिए गए अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हैंस प्रूव्ड। इतना लिखने के बाद आप कहेंगे यहाँ f' इक्वल्स टू पॉजिटिव यदि x ग्रेटर दैन -1, हैंस प्रूव्ड। ऐसे लिखने का तरीका होता है। विद्यार्थियों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी देने हैं और कंपटीशंस भी देना है, तो सभी तरीके आपको यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं समाप्त करूँगा इस वीडियो को यहाँ पे, और अभी तीसरा वीडियो भी इसमें लेके आने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही ये संभावना जताई थी कि 2 वीडियो में आपका ये पार्ट समाप्त नहीं होने वाला है, और उसके बाद कुछ विशेष समाचार आपको बताने हैं, लेकिन वो तीसरे वीडियो के शुरू होने से पहले ही आपको बताया दिया जाएगा। तब तक